इस वीडियो के अंदर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दो वेक्टर्स दिए गए होते हैं। जिन दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के ज़रिए से। अब उसमें ये होता है कि फॉर सपोज ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके अंदर हमें एक वेक्टर v मिला हुआ है, और जो वेक्टर v है वो कुछ इतना है, और उसका नाम है वेक्टर v1। और एक वेक्टर v1 जो एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, वो जो एंगल है हम उस एंगल को कहते हैं, वो एंगल है θ1। इसी तरीके से हमें एक दूसरा वेक्टर मिला हुआ है जो सेम हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो दूसरा है हमारे पास वो भी इस तरह का ही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसके अंदर हमें जो दूसरा वेक्टर मिला हुआ है, उस वेक्टर को हम ड्रा करते हैं कुछ इस तरह, वो हमें कुछ इस तरह का मिला हुआ है। तो इस वेक्टर का जो नाम है वो है v2, और ये वेक्टर है, इसी वजह से हमने इसके ऊपर एरो दिया। और ये वेक्टर v2 जो एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, वो एंगल होगी θ2। इसी तरीके से अब हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए हैं। अब आपने क्या करना है कि इन दो वेक्टर्स को करना है ऐड। लेकिन ऐड किस तरह करना है, आपने एक सेम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, जिस तरह हमने ये ली है। और उसके बाद हमारे पास है कुछ ये सिस्टम। अब इसमें यह है कि हमारे पास ये जो पहला वेक्टर हमें मिला हुआ है, ये हमारी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। पहला वेक्टर जो हमें मिला हुआ है वो है v1, ये वाला जो वेक्टर है v1। अब इस वेक्टर v1 को हमने पहले यहाँ ड्रा करना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। फिर उस वेक्टर के ऊपर हमने जो वेक्टर v2 है वो ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम जो वेक्टर है हमारा v1, हमने इसको जो है वो ड्रा करना है। तो हमने ड्रा किया इस वेक्टर v1 को, और ये जो v1 वेक्टर है वो कुछ इस तरह है, और v1 वेक्टर एंगल बना रहा है θ1 यहाँ। अब इस वेक्टर के साथ हमने ऐड करना है ये वाला जो वेक्टर है हमारे पास, जिसको हम कह रहे हैं v2। अब v2 का जो ये बेस है, जो ये उसका ओरिजिन है, वो ओरिजिन आएगा हमारा इसके पॉइंट पर। यहाँ से हमने शुरू किया है तो ओरिजिन ये हो गया, लेकिन इस वेक्टर का जो ओरिजिन है वो इसके हेड पर होगा। अब ये हो गया आपका कुछ इस तरह। अब ये जो वेक्टर आया आपका, इस वेक्टर का जो नाम है वो है v2 वेक्टर, और ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल b थीटा बना रहा है, लेकिन ये एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। अब वो x एक्सिस के साथ किस तरह बना रहा है, इसकी जो x एक्सिस है वो हम देखते हैं बाद में किस तरह बनती है। लेकिन यहाँ तक आप देखें कि ये जो वेक्टर v1 है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारा कहाँ से शुरू होता है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ये वाला है, यानी कि जो v1 y कंपोनेंट होगा वो ये वाला होगा। इसी तरह से इस वेक्टर का जो x एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा वो इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक, तो हम इस पॉइंट को कहेंगे कि वो है हमारा v1x। अब आप ये खुद चीज़ बताएं कि यहाँ जो अभी पॉइंट बनी है, और ये जो आपके पास पॉइंट बनी, और ये भी पॉइंट आपके पास बनी, इन सब पॉइंट्स को हमने नाम देना है। अगर हमने एक मिनट, इस पॉइंट को जो है वो नाम दिया है ए, यानी कि ओ से लेकर ए तक पहला वेक्टर गया, और ए से लेकर ये था ए तक, और ये वेक्टर था आपका बी तक, और ये वेक्टर हमारा गया है बी तक। तो हमारे पास एक पॉइंट हो गई ओ, दूसरी पॉइंट है हमारे पास ए, तीसरी पॉइंट है हमारे पास बी। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अब हमारे पास ये हो गया कि ओ ए बी तो है, लेकिन जहाँ पे ये ए वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वी वाई लाई कर रहा है, उस पॉइंट का जो नाम है वो पॉइंट का नाम है सी। इसी तरह से ये जो बी वेक्टर है, जब ये नीचे फॉल डाउन होगा, तो जिस पॉइंट पे वो फेल करेगा, उस पॉइंट पे उसका जो नाम होगा, उस पॉइंट पे हम उसको नाम देंगे डी। इसी तरीके से अब ये जो कंपोनेंट है, इसी तरीके से ए से हम एक लाइन निकालते हैं जो बिल्कुल एक्स एक्सिस में जाती है। अब इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा ई। अब ये जो ए से ई तक लाइन गई है, ये आप देख रहे हैं ए से ई तक जो लाइन गई है, इस लाइन का नाम है
v2x, क्योंकि ये a के हिसाब से ये x एक्सिस में देखें आप, ये x एक्सिस इस तरह से इधर जा रही है, तो इन द सेम वे ए ई भी जो है वो इस तरफ से इधर जा रही है, तो ए ई भी जो है हमारी वो x एक्सिस में है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो आपके पास v2 वेक्टर था, उस v2 वेक्टर का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है आपके पास वो ये है v2x, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो आपके पास ये वाला था। इसी वजह से ये वर्टिकल कंपोनेंट किसका था, वेक्टर 2 का था, वर्टिकल था, इसी वजह से आपने वेक्टर 2 तो लिखा, लेकिन उसके साथ आपने y भी लिखा, क्योंकि कंपोनेंट है वर्टिकल है, अलोंग y एक्सिस है। अब आपके पास तीन चार चीज़ें आ गई हैं। एक आपके पास v1x आ गया है, और उसके बाद आपके पास v1x, और उसके बाद v1y, उसके बाद v2x और v2y, यानी कि आपने v1 वेक्टर को भी उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है, और आपने v2 वेक्टर को भी v2y में और v2x यानी उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है, जिस तरह हमने पिछले वाले टॉपिक के अंदर किया था। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो वेक्टर था, यानी a1 वाला जो वेक्टर था, यहाँ थीटा 1 बना रहा था। इसी तरह से ये जो v2 वाला वेक्टर है वो थीटा जो बनाएगा वो थीटा बनाएगा यहाँ, और इसकी ये है थीटा 2, और इस वेक्टर का जो नाम है वो, इस लाइन का जो नाम है वो है v2x, और इस एंगल का नाम है थीटा 2, क्योंकि वो वेक्टर 2 बना रहा है, यानी कि v2 बना रहा है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक वेक्टर्स मिले हैं, यानी कि v1 मिला है, इस v1 को हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके लिखते हैं, v2 को भी हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके लिखते हैं। किस तरह रिजॉल्व करते हैं वो हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ के हैं, और क्यों लिखते हैं वो भी हमने उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम यहाँ कहते हैं कि फर्स्ट जो है आप किसको रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व वेक्टर v1, यानी कि जो आपका v1 वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करो। रिजॉल्व वेक्टर v1 into two components, into two rectangular components। अब इसके जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, v1 का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है v1x, दूसरा उसका है v1y। कंपोनेंट हम उसको कहते हैं जिनसे मिलकर वो बना है। अब v1x से और v1y से मिलकर बना है v1y। अगर v1y और या v1x का किसी का भी अगर वैल्यू चेंज होगा तो आपका v1 चेंज आएगा। तो इसी वजह से ये दोनों इसके हो गए हैं रेक्टेंगल्स, यानी कि उसके कंपोनेंट्स। तो अब अगर हम v1 को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास जो पहली चीज़ मिलती है वो है हमारे पास v1x, दूसरा जो उसका कंपोनेंट है वो हमारा है v1y, क्योंकि v1 वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो ये दो हैं। और हमने ये भी पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो v1x है आपका वो बराबर होगा v1 cos थीटा के, यानी हमने लिखा v1 cos थीटा। अब हमने cos थीटा तो लिख दिया, लेकिन आप ये बताएं कि v1 के ऊपर जो थीटा है वो कौन सी है, 1 है या सिर्फ थीटा है, वो है थीटा 1। तो इसी वजह से हमने यहाँ लिखा v1 cos थीटा 1। इसी तरीके से v1y जो है, ये v1y किसका कंपोनेंट है, v1 का कंपोनेंट है। और जो भी y एक्सिस होते हैं तो हम उनके साथ साइन थीटा लगाते हैं, x एक्सिस के साथ हम cos थीटा लगाते हैं, जिस तरह हमने यहाँ लगाया है। तो यहाँ हमने लगाया साइन थीटा। लेकिन आप ये चीज़ बताएं कि ये जो y वाला कंपोनेंट है ये किसका है, v1 का। तो v1 एंगल कितनी बना रहा था, थीटा 1। तो इसी वजह से हमने यहाँ भी लिख दिया थीटा 1। अब हमारे पास जो दूसरी बारी है वो ये है कि आप रिजॉल्व करेंगे वेक्टर जो 2 है, यानी कि ये जो आपका वेक्टर 2 है उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो दूसरा है वो ये है कि रिजॉल्व वेक्टर v2 into its रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप उसको जो है वो रिजॉल्व करेंगे। अब आप उसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन आप वेक्टर किसको कर रहे हैं रिजॉल्व, वो है v2। तो v2 के जो हैं कंपोनेंट दो हैं, एक है आपका v2y और एक है आपका v2x। तो अब हमने जो है यहाँ लिख दिया है कि हमारे पास इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है हमारा v2x और दूसरा है हमारा v2y। तो v2x जो है वो बराबर होगा, v2 किसका कंपोनेंट है जी, v2 वेक्टर का कंपोनेंट है। यहाँ x लगा हुआ है, मतलब यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगेगा वो cos लगेगा। x एक्सिस के लिए cos होता है और y एक्सिस के लिए sin होता है।
कॉस, यहाँ हमने लिख दिया थीटा। लेकिन ये जो v2 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर थीटा कौन सी बना रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो थीटा बना रहा है हमारी, वो थीटा 2 बना रहा है। तो इसी वजह से हमने यहाँ थीटा 2 लिख दिया। इन द सेम वे जो v2y है वो v2y किसके बराबर है, v2 बराबर है v2 वेक्टर के, क्योंकि v2 वेक्टर का कंपोनेंट है v2y। लेकिन ये y है, इसी वजह से हमने यहाँ लगाया साइन, और थीटा भी हमने लगाया। लेकिन थीटा हम किसकी लगाएंगे, v2 वेक्टर की लगाएंगे, और v2 वेक्टर की जो थीटा है वो 2 है, इसी वजह से हमने यहाँ 2 भी लिख दिया। अब आपके पास वेक्टर 1 और वेक्टर 2 के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि v1x, v1y और v2x और v2y, चारों कंपोनेंट्स आपको मिल गए हैं। अब आपने क्या करना है कि इन कंपोनेंट्स को आपने करना है ऐड। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ हम करेंगे वो है कि जो x एक्सिस वाले कंपोनेंट हैं उनको पहले ऐड करेंगे, फिर जो हमारे पास y एक्सिस वाले कंपोनेंट उनको ऐड करेंगे। अब आप यहाँ एक चीज़ और थोड़ी समझें इससे हटकर, कि फर्स्ट सपोज ये आपका ओरिजिन है, इस ओरिजिन से लेकर अगर आप यहाँ तक जाते हैं तो आपको पहले हिस्से में मिल रही है v1x, और ये जो दूसरा हिस्सा है इसके अंदर मिल रही है आपको v2x, क्योंकि आपके पास v2x यहाँ है तो इसका मतलब वो यहाँ भी है। तो दूसरे हिस्से में आपको वो मिल रही है v2x, मतलब x एक्सिस जो बनी हुई है पूरी, वो दो हिस्सों की बनी हुई है। यानी कि ये जो पूरी लाइन है आपकी, ये जो पूरी लाइन है, इसमें आधे हिस्से पर v1x है, और ये जो आधा हिस्सा है CD वाला, इस आधे हिस्से पर हमारी v2x है। मतलब जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यानी vx जो है, या जो OD है, वो बना हुआ है OC का और CD का, इन दोनों कंपोनेंट्स को हमने मिला के बनाया है। इसी तरीके से आप अगर y एक्सिस को देखेंगे तो y एक्सिस आपका यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक है, लेकिन उसमें जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है जो कि बिल्कुल इससे सामने है, वो आपका v2y है। लेकिन ये जो वाला हिस्सा है वो आपका v1y है। अगर आप v1y लिखेंगे तो v1y बराबर होगा आपका v2y के, और आपका सॉरी v1y हमने नहीं लिखना यहाँ, हम लिखेंगे vy। अगर मैं vy लिखता हूँ यानी कि दोनों कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन करता हूँ, तो vy यानी कि वेक्टर वर्टिकल्स कौन से हैं, एक वर्टिकल है v1y, दूसरा वर्टिकल है हमारा v2y। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ vx, तो vx में हमारे पास एक आती है v1x और दूसरी हमारी आती है v2x। तो इस हिसाब से हम जो है वो अभी चीज़ों को ऐड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जिनको ऐड करेंगे वो हमारा है x एक्सिस वाला कंपोनेंट। ठीक है जी, और हमने यहाँ एक पॉइंट थी सी की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने जो करना है वो ये करना है कि वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस लेना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, तो सबसे पहली जो हमारी चीज़ है वो ये है कि हमने फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग हॉरिजेंटल यानी कि एक्स एक्सिस, अलोंग हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी कि एक्स एक्सिस में हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब वहाँ हम देख सकते हैं कि जो हॉरिजेंटल वाला पूरा कंपोनेंट है, यहाँ से हॉरिजेंटल ओ से शुरू होता है और डी पे ख़त्म होता है। तो इसी वजह से हम यहाँ लिखेंगे कि हॉरिजेंटल वाला जो कंपोनेंट है वो हमारा ओ डी से शुरू होता है, और हमारा ओ डी से शुरू होता है लेकिन ओ डी पूरा है, ओ से लेकर डी तक वो पूरा है। अब वो बना किसका हुआ, एक ओ सी का, और दूसरा वो बना हुआ है सी डी का। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि ओ डी जो है वो बना हुआ है ओ सी का, और दूसरा वो बना हुआ है सी डी का। अब आपके पास दो चीज़ें आ गई कि ओ डी जो है वो बराबर है ओ सी के, और वो बराबर है सी डी के। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो सी डी है, ये सी और डी, ये ए और ई आपस में दोनों बराबर हैं, तो बजाय हम सी डी लिखें उसकी जगह हम ए ई भी तो लिख सकते हैं। तो हम सी डी का जो वैल्यू है उतना ही वैल्यू आपका ए ई का आएगा। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि सी डी जो है वो बराबर है आपकी ए ई के। तो इसी वजह से हमने यहाँ लिखा कि जो है
वी नो दैट कि जो सी डी है वो बराबर है हमारी ए ई के। तो इसी वजह से हमने यहाँ लिख दिया कि ओ डी सेम, ये ओ सी भी सेम, लेकिन सी डी की जगह हमने यहाँ लिखना है अभी ए से लेकर ई तक का कंपोनेंट। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो ओ सी का कंपोनेंट है जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है सी पर, ओ और सी के दरमियान जो नाम है वो क्या है, वो है v1x। तो इसी वजह से जहाँ पे ओ सी हमने लिखा है वहाँ पे हम लिखेंगे v1x। तो ओ सी की जगह हमने लिख दिया v1x। इसी तरह हमने जो है उसके बाद जो आपके पास ए ई है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ए ई ऑप्शन है आपके पास ए से लेकर ई तक, वो बराबर है आपका v2x के। तो बजाय हम ए ई लिखें हम वहाँ लिखेंगे ए v2x। तो अब हम यहाँ जो है लिख रहे हैं v2x। अब आपके पास एक 1x वाला कंपोनेंट आ गया, वेक्टर 2 का भी x वाला कंपोनेंट आ गया, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स आ गए। तो हम कहेंगे कि v1x को और v2x को मिलाकर हमने जो है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट लिया है, लिखता है हमने रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग हॉरिजेंटल। तो इसी वजह से रिजल्टेंट के लिए हमने लिखा r, हॉरिजेंटल की वजह से हमने लिखा x। तो रिजल्टेंट जो x कंपोनेंट्स का आ गया यानी कि वर्टिकल हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स का आ गया वो ये है। इसी तरीके से अब हम जो है वो समझेंगे कि रिजल्टेंट जो है अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट किस तरह होगा। अब हम यहाँ वो चीज़ करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग वर्टिकल यानी कि y एक्सिस कंपोनेंट। रिजल्टेंट हमने अभी जो है वो फाइंड करना है वर्टिकल पे या फिर आपने फाइंड करना है उसको y एक्सिस के ऊपर। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो वर्टिकल का कंपोनेंट है वो शुरू होता है इस d से लेकर b तक, या आप ऐसे कहें कि b से लेकर d तक। d से लेकर b तक आप कहें या b से लेकर d तक आप कहें, नो इशू। हम यहाँ लिखते हैं कि वो शुरू होता है d से लेकर b तक। ये पूरा आपका वर्टिकल कंपोनेंट है जैसा हमने यहाँ लिखा है। इसी वजह से हमने यहाँ लिखा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा वो शुरू होता है db से, यानी कि वो पूरा बराबर है db के। अब ये जो db है खुद टुड़ा हुआ है दो हिस्सों में, एक है वो DE में और दूसरा है वो BE में। एक DE दूसरा EB, आप दोनों को लिखें। D से लेकर E तक आपका V1y, E से लेकर B तक आपका V2y। तो हम दोनों को अलग अलग अभी करके लिखेंगे। सबसे पहले हम जो है लिखते हैं DE के बराबर है, वो बराबर है DE के, और वो बराबर है E और वो जो है ऐड करेंगे हम उसके साथ EB। अब ये किस तरह अगेन देखें आप, db जो है यानी कि d से लेकर b तक हमने लिखा db, db में पहले है de यानी v1y, फिर है आपके पास eb यानी v2y। उसके बाद आपके पास जब ये दोनों चीज़ें आ गई तो हम कहेंगे कि ये जो de है वो बराबर है आपकी ca के। इस तरह ही है ना, आप देख सकते हैं यहाँ कि de जितनी है उतनी ही आपकी यहाँ ca है। तो बजाय कि हम DE लिखें हम CA लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि अभी यहाँ हमारे पास जो DA है वो बराबर है CA के। वो किस तरह हुई बराबर वो हमने अभी देखी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है DB हमने लिखा सेम, उसके बाद जो DE है हमने ये भी लिखा सेम, उसके बाद हमारे पास प्लस में DE से जो हमारे पास है DE हमारा जो है वो बराबर है CA के। तो ये DA नहीं है बल्कि DE था। DE जो बराबर CA के बराबर है, तो हम क्या करेंगे अभी DE की जगह लिखेंगे CA। तो अभी हमने इसकी जगह लिखा CA, और इसी तरह EB की जगह हमने लिखेंगे EB सेम। तो आपके पास ये वर्टिकल कंपोनेंट तो आ गया, लेकिन आप ये बताएं कि DB का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट का रिजल्टेंट। ये पूरा मिलकर बनेगा RY, और ये पूरा मिलकर बनता है RX यहाँ तक। तो अब हम लिखेंगे कि ये जो हम DB फाइंड कर रहे हैं वो क्या है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो CA है वो किसके बराबर है। आप यहाँ देखें, ये जो
से लेकर हम अगर ए तक जाते हैं तो इसका नाम है सी ए। तो ये सी ए बराबर है हमारी v1y के। तो हमने सी ए की जगह लिख दिया है v1y, हमने यहाँ लिखा v1y प्लस इसी तरह हमने ई बी की जगह जो आपके पास ये है ई से लेकर बी तक, इस ई बी का जो नाम है वो आपका है v2y, इसका नाम है v2y। तो अभी हमने यहाँ लिख दिया है कि जो ई बी है वो हमारा बराबर है v2y के। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास दो कंपोनेंट्स आ गए, एक v1y दूसरा आपके पास v2y। अब ये दोनों आपके वर्टिकल कंपोनेंट हैं। इन दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स को मिला के हम रिजल्टेंट जो है वो लेंगे वेक्टर वर्टिकल कंपोनेंट्स का। तो रिजल्टेंट की वजह से हमने लिखा r, अब ये रिजल्टेंट वर्टिकल का है इसी वजह से हमने लिखा y। तो अब आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट आ गया वो ये है rx एंड ry। अब अगर हम ऐसे कहें कि आपने इस पूरे वर्टिकल हिस्से को भी समझ लिया और इसी तरह इस पूरे हॉरिजॉन्टल हिस्से को भी आपने ऐड कर दिया, अब आपका क्या काम है? आपका अब ये काम है कि इन दोनों वेक्टर्स को मिला के एक रिजल्टेंट निकालें, यानी कि रिजल्टेंट का जो जवाब आए फिर हमारा वो उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। लेकिन यहाँ एक और चीज़ समझने की है कि अगर हम रिजल्टेंट लेते हैं डी से ले ओ से लेकर बी तक, हमारा जो अभी रिजल्टेंट होगा वो हमारा ओ से बी तक होगा। तो पहले हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ ये जो सेम फिगर है वो ड्रा करते हैं और इसको हम समझते हैं कि हम इसका रिजल्टेंट जो है वो किस तरह लेंगे। अब हमारे पास ये जो है ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है हम इसको बिल्कुल कॉपी करते हैं ताकि हमें एक दूसरी जगह हम इसको काम कर सकें। हमने इसको किया कॉपी और इसको हमने पेस्ट किया इधर। अब हमारे पास ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने फाइंड आउट करना है y रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट हमने इसलिए फाइंड करना है कि हमने इस पूरे का हमने ry फाइंड कर दिया है और इसी तरीके से हमने इस पूरे का rx फाइंड कर दिया है और rx हमें यहाँ मिला है v1x के बराबर प्लस में v2x के बराबर। इसी तरह r1y जो हमें मिला है, ry मिला है वो हमें v1y प्लस v2y के बराबर मिला है। अब हम जो है वो करने जा रहे हैं इसका फाइंड आउट करने रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हमेशा टेल से लेकर हेड तक होता है, ठीक है। अब यहाँ हमने रिजल्टेंट लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट शुरू होता है आपका ओ से लेकर बी तक। अब ये रिजल्टेंट मिलकर बनेगा आर एक्स से और आर वाई से। तो इसी वजह से हम यहाँ अभी क्या लिखेंगे कि वी आर गोइंग टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस कैन बी डिटरमाइंड। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है अब हम किस तरह डिटरमाइन करेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर अलॉन्ग रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ आर एक्स एंड आर वाई। पहले हमारा काम था कि आर एक्स को इकट्ठे करें और आर वाई वालों को भी इकट्ठे करें, वो इकट्ठे हो गए। अब इन दोनों को मिला के हमने लेना है रिजल्टेंट। अब आप मुझे ये बताएं कि रिजल्टेंट आपने जब लिया है उस टाइम आपके नाम क्या था आर का? आर का जो नाम है वो है ओ से लेकर बी तक, यानी ओ से वो शुरू हो रही है और बी पर वो ख़त्म हो रही है। तो इसी वजह से इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा ओ बी। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा है कि वो ओ बी जो है वो बराबर है हमारा ओ बी बराबर है आर एक्स के। तो ओ बी आपका कब बनता है? जब हमारा, चलो इसमें एक और चीज़ हम करते हैं, ओ बी जो हमारा है वो हमारा बराबर हो रहा है ओ डी के और डी बी के, यानी कि ओ बी बी डी डी ओ। तो ये दोनों मिलकर एक पूरा कंपोनेंट्स बना देते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ लिख दिया कि जो हमारे पास ये रिजल्टेंट में बराबर है ओ बी, वो बराबर है बी ओ डी के और डी बी के। आप यहाँ देखेंगे ओ से लेकर डी तक ये आपका हो गया ओ डी, एक ओ डी से और दूसरा ओ डी, यानी कि आपका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जो पूरा है वो बराबर है हमारा डी बी के। इसी वजह से हमने यहाँ लिखा कि वो प्लस हम करेंगे उसको डी बी के साथ। अब ओ बी इज इक्वल टू ओ बी ओ डी प्लस हमने डी बी करना है। अब यहाँ आप मुझे ये बताएं कि ये जो ओ डी है
या जो डी बी है, ओ डी आप यहाँ किसके बराबर पढ़ के आए, यहाँ आप ओ डी पढ़ के आए, वो बराबर है आर एक्स के। लेकिन इससे भी कबल आप एक और चीज़ ये जान लें कि जब भी हम फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट्स को, जब भी हम रिजल्टेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओवर स्लोप को, हमारे पास ये जो है ये एक हाइपोटेन्यूस पोर्शन है। आप इस तरह समझें कि आपके पास ये कुछ इस तरह है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको मिल गया है, आपको बेस भी मिल गया है, मगर ये जो आपका रिजल्टेंट जो हाइपोटेन्यूस कंपोनेंट है वो आपको नहीं मिला। और जब भी आपको हाइपोटेन्यूस कंपोनेंट नहीं मिलता तो हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट करने के लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ भी हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है कि फॉर दैट वी नीड पाइथागोरस थ्योरम, उसके लिए हमें जो है वो चाहिए होगा पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ आप मुझे ये बताएं कि हाइपोटेन्यूस आपका है ओ बी, इसका मतलब ये हुआ कि आप ओ बी को भी करेंगे स्क्वायर, इसी तरीके से आप ओ डी को भी करेंगे स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद हम जो है वो ओ डी को भी करेंगे स्क्वायर, प्लस में हम दूसरा किसको करेंगे, डी बी को भी करेंगे हम स्क्वायर, क्योंकि डी बी हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि डी बी हमारा वाई एक्सिस पर है। जो भी वाई एक्सिस पर होता है हम उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो डी बी हमारा जो है उसको भी हम अभी करेंगे यहाँ स्क्वायर। अभी आप मुझे ये बताएं कि आपने ये स्क्वायर फाइंड करना है या ओ बी का वैल्यू आपने फाइंड करना है। आपने फाइंड करना है ओ बी का वैल्यू। इसीलिए जब भी आपका स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो वो अंडर रेडिकल का हो जाता है। तो चलो ओ बी जो हमारा है वो किसके बराबर है, ओ बी हमने यहाँ देखा, ओ डी सॉरी हमने यहाँ देखा ओ बी बराबर है आपका पूरा आर के, यहाँ से लेकर अगर ओ बी हम देखें ओ से लेकर बी तक वो किसके बराबर है, वो आर के बराबर है। इसी वजह से हमने नीचे जो है लिख दिया वो है हमारा आर। अब हम थोड़ा इसका मिनिमाइज करते हैं। ओ बी हमारा जो है वो बराबर है आर के, और ओ से लेकर डी तक हमने पढ़ा है कि वो बराबर है आर एक्स के। तो इसी वजह से हमने आर इसको स्क्वायर किया क्योंकि ओ बी को स्क्वायर था, ये जो है आर एक्स स्क्वायर के बराबर है, प्लस डी बी। अब जो डी है वो आपका शुरू होता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डी बी। अब इस पूरे का नाम है आर वाई, तो डी बी की जगह हम लिखेंगे आर वाई। तो हमने लिखा आर वाई, लेकिन डी बी के ऊपर स्क्वायर है इसी वजह से हमने यहाँ भी स्क्वायर दे दिया। तो आपके पास बराबर हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है, आपने कोई स्क्वायर फाइंड नहीं करना। तो जब भी ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो ये आपका हो जाता है अंडर रेडिकल का। आपने आर यहाँ लिखा, आर एक्स स्क्वायर आपने यहाँ लिखा, प्लस में आर वाई स्क्वायर यहाँ लिखा। ठीक है। अब आपका ये जो स्क्वायर था, जब ये इसको हमने मिटाया और इसको हमने कहा कि आप दूसरी तरफ जाएं, तो ये दूसरी तरफ जब जाता है तो वो अंडर रेडिकल का हो जाता है। तो इस हिसाब से आपके पास जो रिजल्टेंट का वैल्यू मिला वो है आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स को हम करेंगे स्क्वायर। अब आप खुद ही बता दें कि जो आर एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर है और आर वाई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है। आप यहाँ देखें आर एक्स जो है वो बराबर है वी वन एक्स के और वी टू एक्स के। तो जहाँ आपके पास आर एक्स लिखा हुआ है, यानी कि आर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल आर एक्स, तो आपने ये चीज़ पढ़ ली है कि आर एक्स बराबर है वी वन एक्स के प्लस वी टू एक्स के। तो हमने आर एक्स की जगह लिख दिया वी वन एक्स प्लस वी टू एक्स। अब आर एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो हमने इन दोनों की ऊपर भी स्क्वायर दे दिया। इसी तरीके से प्लस आर वाई स्क्वायर है, तो आर वाई जो आपने पढ़ा ऊपर वो बराबर है वी वन वाई के प्लस वी टू वाई के। अब हमने इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर करना है, वी वन वाई प्लस वी टू वाई होल स्क्वायर। अब एक और चीज़ भी आपने पढ़नी है कि जो वी वन एक्स है वो आपका बराबर है कॉस थीटा के। इसी तरह जो वी टू एक्स है वो बराबर है आपका वी कॉस थीटा के। वी वन एक्स इज इक्वल टू वी वन कॉस थीटा, वी टू जो बराबर वी टू एक्स बराबर है आपका वी टू कॉस थीटा के।
इसी तरीके से आपने पढ़ा है v1y जो है वो बराबर है v1 साइन थीटा के, और v2y जो बराबर है हमारा वो v2 साइन थीटा के बराबर है। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ लिखा रिजल्टेंट r वो बराबर है इसके, और हमने यहाँ लिख दिया इस तरह v1x इज इक्वल टू v1 cos थीटा। तो ये हमने लिख दिया v1x किसके बराबर है v1 cos थीटा के, तो हमने यहाँ लिख दिया v1 cos थीटा प्लस हमारे पास यहाँ प्लस, तो यहाँ भी हमने प्लस लिखा, यहाँ लिखा v2x, और v2x आपको मालूम है किसके बराबर है v2 cos थीटा के, तो हमने यहाँ भी लिख दिया कि वो बराबर है v2 cos थीटा के, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर, तो हमने यहाँ भी स्क्वायर दे दिया। प्लस में v1y है, और v1y जो है वो बराबर है v1 साइन थीटा के, तो हमने यहाँ लिख दिया वो बराबर है v1 साइन थीटा प्लस v2y, तो v2y आपका जो बराबर है वो बराबर है v2 साइन थीटा के, तो हमने यहाँ लिख दिया v2 साइन थीटा। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने यहाँ भी लिख दिया स्क्वायर। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट के आपके पास ये फार्मूले आ सकते हैं। तो जिस भी हिसाब से आपको जो फार्मूला जहाँ जैसे काम आए वहाँ आप उनको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं RX और RY तो बिल्कुल ईजी है। अगर आपको पास V1 मिला हुआ हो और एंगल्स भी मिली हुई हों तो आप रिजल्टेंट कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे। तो अभी हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि ये वाला जो वेक्टर हमारा था, इसका किसके बराबर होगा वैल्यू, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने R भी फाइंड कर दिया, RY भी फाइंड कर दिया, RX भी फाइंड कर दिया। अब क्या बचा, अब बचा कि ये जो टोटल एंगल है, ये थीटा 1 बना रहा था एंगल, ये एंगल थीटा 2 बना रहा था। अब हमने एंगल वो देखनी है जो इनका रिजल्टेंट बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। इनका जो रिजल्टेंट ये थीटा बनाएगा वही असल थीटा होगी, क्योंकि हमने अभी एंगल मालूम करनी है इस आर वेक्टर की, कि आर वेक्टर जो रिजल्टेंट आपने लिया है वो एंगल किसके साथ बना रहा है। तो अभी आर वेक्टर के लिए अगर हम जाते हैं तो आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जब भी हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं टेन थीटा को, और जब हम टेन थीटा को इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ परपेंडिकुलर है और कौन सी चीज़ जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल या हाइपोटेन्यूस में है या बेस में है। तो टू फाइंड एंगल, अगर आपने एंगल फाइंड करना है या अगर आपने एंगल फाइंड कर दी तो ज़ाहिर मतलब है आपने डायरेक्शन फाइंड कर दिया वेक्टर का। टू फाइंड एंगल और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये जो पूरा वेक्टर है वो बराबर है एक चीज़ के DOB, यानी कि आपके पास एक किस्म का ट्रायंगल है DOB की टाइप। यहाँ जो D से शुरू होता है, O पे आता है और B पे ख़त्म होता है, तो एक किस्म का आपको एक ट्रायंगल मिला हुआ है। तो आपने जो एंगल अभी फाइंड करनी है वो समझें एक ट्रायंगल की आपने फाइंड करनी है, यानी कि आपने अभी एंगल फाइंड करनी है D से लेकर O से लेकर B। ये आपका रिजल्टेंट है और ये आपका Vx है। बस इनके बीच में आपने जो एंगल है वो फाइंड करनी है। अब इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि एंगल वो किन के बीच में है, एक OB के दरमियान, OD के दरमियान और दूसरी OB के दरमियान। ठीक है, ODB और DB के दरमियान एक एंगल, और दूसरा हमारे पास ये किस तरह है DB OB, हम ये थोड़ा देखते हैं। फाइंड एंगल डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वी यूज़ हम क्या इस्तेमाल करते हैं टेन थीटा। हमने टेन थीटा तो इस्तेमाल कर दी, लेकिन पिछले वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा था कि टेन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के। अगर वो आपका परपेंडिकुलर अपान बेस के बराबर होता है तो इसका मतलब है कि हमने परपेंडिकुलर के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर किसके बराबर है। अभी इस फिगर को हम अगेन जाते हैं, अगर हम यहाँ दोबारा इसको पेस्ट करें, इस फिगर को, हमारे पास ये जो फिगर है यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास टेन थीटा जो बराबर है वो बराबर है परपेंडिकुलर अपान बेस के, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं हम वर्टिकल को। वर्टिकल कंपोनेंट आपका बराबर है पूरा DB के, तो परपेंडिकुलर के सामने आपने लिख दिया DB। इसी तरीके से आपके पास जो बेस है वो बराबर है आपका OD के, तो आपने वो भी लिख दिया कि वो आप OD का है। फिर अगर हम यहाँ नीचे आते हैं कि टेन थीटा जो है वो हमारा बराबर हो गया है DB के दरमियान और OD के दरमियान हमने एंगल फाइंड करनी है। ये आपका DB और ये आपका OD, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो हमने रिजल्टेंट वेक्टर की एंगल को फाइंड करना है।
अब डी बी जो है, आप यहाँ मुझे बताएं कि इस पूरे डी बी को हम कहते हैं वी वाई, हमने पहले पढ़ा है। और इस पूरे जो वेक्टर आपके पास ओ डी है, हम इस पूरे को कहते हैं वी एक्स। तो जहाँ आपके पास डी बी है वहाँ आपने लिखना है वी वाई, जहाँ आपके पास ओ डी है वहाँ आपने लिखना है वी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो टेन थीटा है वो बराबर हो रहा है वी वाई ओवर वी एक्स के। लेकिन आपने टेन थीटा फाइंड नहीं करना, आपको जैसे मैंने कहा कि आपने ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस वेक्टर की जो एंगल थीटा बन रही है आपने वो फाइंड करनी है। तो ये थीटा तो आपने मालूम करनी है, तो इसके साथ जो 10 मल्टीप्लाई में है ये आपका जाएगा दूसरी साइड। तो आप यहाँ लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स, ये तो आपके पास है। लेकिन 10 यहाँ मल्टीप्लाई में थीटा के साथ जब इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10। आपके पास ये हो गया 1/10। अब 1/10 यानी कि अपान में है, इसी वजह से आप इसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 10 जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10-1 यानी इन्वर्स 10 इन्वर्स वी वाई ओवर वी एक्स। तो इस हिसाब से आपके पास जो फार्मूला मिला थीटा का वो मिला है थीटा इज इक्वल टू 10 इन्वर्स वी वाई ओवर वी एक्स। अभी आपने एंगल भी फाइंड कर दी, अभी आपने इनके जो भी कंपोनेंट